हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलईपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ में करवाने वाला हूँ। आप सभी को पता है, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं और कॉन्सेप्ट पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भैया फिर एग्जामिनर कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले वो क्वेश्चन आप कर सकते हो। लास्ट क्लास तक हमने एक्सीलरेटरी सिस्टम का कंप्लीट रिवीजन कर लिया था। एक्सीलरेटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पिछली 2-3 क्लासें अगर आपने नहीं देखी है तो पिछली 3 क्लासों में मैंने आपको एक्सीलरेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि आज हम एक नया चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर का नाम क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्रजनन तंत्र में आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। विश्वास रखना, अगर आज की क्लास आपने पूरी देख ली तो आज की क्लास के बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त यह है कि जो मैं बातें बोलता हूं उसको ध्यान से समझना है, चाहे आप कॉपी में लिखो या ना लिखो। मेरा तो ये मानना है कि कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना है आपको। एकांत जगह पर बैठ जाइए और वीडियो को देखना है सिर्फ आपको, और कुछ नहीं करना। चैनल पर नया तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ में थ्योरी की सहायता से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं, प्रजनन तंत्र के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में प्रजनन तंत्र होता क्या है। देखो, सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स अर्थात अंगों का जो समूह होता है उस अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? इस अंगों के समूह को ही सिस्टम कहा जाता है, तंत्र कहा जाता है। तो ऐसे अंगों का समूह जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किसमें? रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन से, यानी कि प्रजनन से। तो ऐसे अंगों का समूह जो प्रजनन में हेल्प करता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? ऐसे अंगों के समूह को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम अर्थात प्रजनन तंत्र। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है, ये प्रजनन क्या है? तो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। मैं लिख देता हूं, अपने जैसे नए जीव का निर्माण, नए जीव का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? करना ही भैया आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हम जो है वो हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। गाय जो होती है वो गाय अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है। भैंस जो होती है वो भैंस अपने जैसे नए जीव का निर्माण करती है। शेर जो होता है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। हिरण जो होता है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। हाथी जो होता है वो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। कभी आपने देखा हाथी से गाय का बछड़ा हुआ है, हाथी से गाय के जैसा बच्चा हुआ है? नहीं हुआ ना। तो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। तो इस रिप्रोडक्शन में, इस प्रजनन में जो जो अंग आते हैं उन सभी अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। रटना नहीं है, समझना है। जो जो अंग सहायक होते हैं प्रजनन में उन सभी अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, प्रजनन तंत्र कहा जाता है। ठीक है, अभी जो प्रजनन होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक प्रजनन,
या लैंगिक जनन भी कह सकते हो आप, और एक होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, इस अलैंगिक जनन में इस लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, लेकिन इस अलैंगिक जनन में या तो नर भाग लेगा या फिर मादा भाग लेगा, यानी कि इसमें एक ही जनक से नए जीव का निर्माण हो जाता है। इसमें नर और मादा दोनों मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे कि हम जो है, हमारे शरीर में जो रिप्रोडक्शन होता है, जो प्रजनन होता है, वो लैंगिक होता है, यानी कि लैंगिक जनन होता है हमारे शरीर में, क्योंकि नए जीव के निर्माण के लिए हमें नर की आवश्यकता होती है और मादा की आवश्यकता होती है। जो नर होता है उस नर में नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक क्या होता है? शुक्राणु, स्पर्म, और जो मादा होती है उस मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। और जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो निषेचन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसके तहत किसका निर्माण होता है? जिसके तहत जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज का निर्माण होता है। ये मानव जीवन की पहली कोशिका है, फिर इसमें कोशिका विभाजन होगा लगातार और तब जाकर के एक लिविंग बॉडी का निर्माण होता है, यानी कि एक सजीव शरीर का निर्माण होता है या फिर हमारा निर्माण होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने क्या कहा, आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रजनन तंत्र होता क्या है? इससे बहुत सारे अंगों का समूह है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, जो प्रजनन में हेल्प करता है। इसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन, यानी कि प्रजनन कहा जाता है। प्रजनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो अपने जैसे नए जीव का निर्माण करना ही प्रजनन कहलाता है। हम हमारे जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं, अलग अलग जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो नए जीव के निर्माण में जो जो ऑर्गन सहायक होते हैं उन सभी अंगों के समूह को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र। हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मानव के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि हमारा जो प्रजनन तंत्र होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम हमारा प्रजनन तंत्र ही पढ़ते हैं, है कि नहीं? ठीक है मेरे भाई, इतनी बात क्लियर है। अब ये प्रजनन जो होता है, ये जो रिप्रोडक्शन होता है, ये दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअली एक एसेक्सुअली, यानी कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में मेल और फीमेल दोनों सहायक होते हैं। इसमें नर और मादा दोनों सहायक होते हैं नए जीव के निर्माण के लिए, जबकि अलैंगिक में ऐसा नहीं होता है। इसमें एक ही जनक से भैया नए जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जो नर होगा यानी कि जो मेल होगा उसमें मेल गेमेट्स बनेंगे, यानी कि नर युग्मक बनेगा। जो फीमेल है उसमें फीमेल गेमेट्स बनेंगे, यानी कि मादा युग्मक का निर्माण होगा। नर युग्मक जो होता है वो शुक्राणु होता है, मादा युग्मक जो होता है, जो अंडाणु होता है, दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, दोनों आपस में जुड़ते हैं और युग्मज में जाइगोट का निर्माण होता है। फिर इसमें कोशिका विभाजन होता है और फिर नए जीव का निर्माण हो जाता है। लगातार वृद्धि होती रहती है, विकास होता रहता है और फिर भैया नए जीव का निर्माण हो जाता है। तो ये सारी चीजें आप जानते हो भैया पहले से। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में। अब इससे आपको क्या समझ में आया कि भैया हम नर में यानी कि मेल में ऐसे अंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो नए जीव के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ऐसे अंगों का समूह है नर में जो नए जीव के निर्माण में सहायक है, उन अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, नर प्रजनन तंत्र कहा जाता है। बोलो भैया, क्या आपको रटने की आवश्यकता पड़ी? क्या जो मैंने आपको सिखाया है वो चीज़ आपको समझ में आई या नहीं आई है? 9 मिनट में सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन देखा है। मैं कह रहा हूँ आपको मजा आ जाएगा, सारी चीज़ आपको आपके हाथों पर आ जाएगी भैया। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो मैं सिखाऊंगा बस क्लास को शुरू से लेकर के एंड तक देखना, रटेंगे कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी नहीं रटने वाले हम, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारी चीजें इंट्रोडक्शन है भैया, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके, आगे चलते हैं। देखो भैया, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं, करें शुरुआत। अब ध्यान से समझना मेरे भाई, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ेंगे, कल फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा देंगे आपको, और एक दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल,
फिर धीरे 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 और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से हम आपका सिलेबस देख करके, भैया सिलेबस कहने का मतलब वैसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है 12th क्लास एनसीईआरटी में, तो एक एक चीज़ पर पर्सनल बात की गई है, लेकिन जो आपके हिसाब से पढ़ाया जा सकता है उन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई हमारे शरीर में ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये नर प्रजनन तंत्र है, ये किस जगह पर उपस्थित होता है। आप सभी को पता है आपके मुंह में जो खाली जगह होती है उसे बक्कल कैविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बक्कल कैविटी। सीने में आपके जो खाली जगह होती है उसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है। सीने के जस्ट नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी आता है जहां पर आपका पेट वगैरह होता है। इतनी बात क्लियर है? आंतें वगैरह होती है। आंतों के जस्ट नीचे की तरफ, आंतों के जस्ट नीचे की तरफ है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र उपस्थित होता है। ये जिस जगह पर उपस्थित होता है उसे कहा जाता है पेल्विक कैविटी। उसे क्या कहा जाता है? उसे पेल्विक कैविटी कहा जाता है। उसे श्रोणि भाग कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है भैया, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ उपस्थित होता है, तो पेल्विक कैविटी में होता है, श्रोणि भाग में उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है, या फिर निम्न में से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दे दिए और एक ऑप्शन आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से दे दिया, और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। तो अब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है भैया प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग, प्राथमिक अंग में भैया हम पढ़ते हैं टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस यानी कि वृषण के बारे में। इस वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है भैया। इस टेस्टिस में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु आप सभी को पता है कि नए जीव के निर्माण के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसी वजह से इसे प्राथमिक अंग की संज्ञा दी गई है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राथमिक अंग कौन सा है, तो टेस्टिस है, वृषण है, क्योंकि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सहायक अंग देख लेते हैं भैया। भाई सहायक अंग देख लेते हैं, इन पर डिटेल में चर्चा करेंगे टेस्टिस पर, अभी टेंशन मत करो। अभी मैं आपको सिर्फ ऑर्गन्स के नाम लिखवा रहा हूँ। क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस किस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपके एग्जाम में। देखो भैया रेटे टेस्टिस, अभी क्या होता है सब बताएंगे। वृषण जालिका ये आपके सहायक अंग है। वास एफ्रेंसिया, शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस को कहा जाता है अधिवर्षण। इन सब का कार्य मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और वोस डेफरेंस, यानी कि शुक्रवाह, ये सहायक अंग है भैया आपके, ठीक है। ये प्राथमिक अंग है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं चाहिए। अब कुछ सहायक ग्रंथि है जिनके बारे में भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर क्या काम करता है, एक एक अंग के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बहुत अच्छे से एनाटॉमी पढ़ाने वाला हूं आपको। एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, बस देखते जाइए। सहायक अंग, सहायक अंग नहीं, सहायक अंग तो ये हो गए आपके। इधर आती है सहायक ग्रंथियां। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम जो सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं उनमें से आता है, पहला है सेमिनल वेसिकल। इसे हिंदी में कहा जाता है शुक्राशय। दूसरा होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, पुरुष ग्रंथि भी कहा जाता है इसे। और एक होती है बल्बो यूरेथ्रिल, यूरेथ्रिल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रिल ग्लैंड, यूरेथ्रल ग्लैंड है ये आएगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 प्रकार की ग्रंथि होती है भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक होती है सेमिनल वेसिकल,
इसे शुक्राशय कहा जाता है। एक होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि, और इसको तो आप इंग्लिश में याद कर लोगे वही अच्छा रहेगा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्रंथि होती है भैया, मेरे साथ में बोलो। पहली होती है सेमिनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसे पृष्ठ ग्रंथि भी कहा जाता है, तीसरी होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। और लास्ट एंड फाइनल आता है बाह्य जनेंद्रिय, जिसमें हम पढ़ते हैं भैया पेनिस के बारे में, यानी कि सीसन के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये सभी भाग होते हैं भैया। तो पहली बात तो आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भैया मैं अभी आपको एक एक चीज के बारे में बताने वाला हूँ। अलग से मैं आपको टेस्टिस के बारे में पढ़ाऊंगा, रेटिटेस्टिस के बारे में पढ़ाऊंगा, वास्ट एफरेंशिया के बारे में पढ़ाऊंगा, एपिडाइडमिस के बारे में पढ़ाऊंगा, वास्ट एफरेंस के बारे में पढ़ाऊंगा, सेमिनल वेसिकल के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, और पेनिस सीसन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इन सब के बारे में एक एक करके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। बस जितना मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ लीजिए भैया, आपको आसानी रहेगी, क्योंकि मैं स्वयं एक स्टूडेंट हूँ और मैं किस तरीके से याद करता हूँ, किस तरीके से मेरे एग्जाम में क्वेश्चन सही हो सकते हैं, अगर आप उस हिसाब से याद करोगे तो प्रॉफिट आपको होगा मेरे भाई, प्रॉफिट आपको होगा जरूर। तो देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ये ऐसे ऑर्गन है भैया जो प्रजनन में हेल्प करते हैं, जो प्रजनन में हेल्प करते हैं, अपने जैसे नए जीव के निर्माण में हेल्प करते हैं। तो ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है, नर प्रजनन जो तंत्र होता है, वो इन सभी अंगों से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनमें जो मुख्य अंग होता है यानी कि जो प्राथमिक अंग होता है वो होता है टेस्टिस यानी कि वर्षण, सहायक अंग में भैया रेटिटेस्टिस यानी कि वर्षण जालिका, वास एफरेंसिया यानी कि शुक्र वाहिकाएं, एपिडाइडमिस यानी कि अधिवर्षण, और वास डेफरेंस यानी कि शुक्र भाग। ये 4 होते हैं भैया आपके सहायक अंग। कुछ सहायक ग्रंथियां होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिनका काम क्या होता है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक होता है बाह्य जनेंद्रिय यानी कि पेनिस, एक संरचना होती है जो आपको बाहर से दिखाई देती है। एक मांसपेशीय ऑर्गन होता है भैया, इसके अग्रभाग को सीसन मुंड कहा जाता है, ऊपर की तरफ एक ढीली त्वचा होती है जिसे कहा जाता है अग्रछद। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में सहायक होता है, उसी की सहायता से यूरिन और जो स्पर्म होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं। अब इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बस इतना याद रखना है कि जो प्राथमिक अंग होता है ये शुक्राणु का निर्माण करता है, फिर ये शुक्राणु को आगे की तरफ ले जाने में सहायक होते हैं ये अंग। ये अंग शुक्राणु का रास्ता होता है, इन्हीं से होकर के शुक्राणु टेस्टिस से, इस वर्षण से आगे निकलता है। कहाँ तक जाता है? मूत्राशय तक जाता है। फिर मूत्राशय से ये ऑर्गन जुड़े हुए होते हैं, यानी कि ये ग्रंथियां जुड़ी हुई होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। अब इस सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट एंड फाइनल आपको जो बाहर से दिखाई देता है वो दिखाई देता है बाह्य जनेंद्रिय वाला भाग, यानी कि सीसने वाला भाग। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक के बारे में पढ़ते हैं भैया। चले आगे, ओके, चले भैया आगे, चले आगे, ओके। अब देखो, पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप कि निम्न में से कौन सा भाग नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ए टेस्टिस, बी एपिडाइडमिस, सी है प्रोस्टेट ग्लैंड, और डी है फैलोपियन ट्यूब। बोलो, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब देखो, लास्ट में मैंने आपको 10 मिनट में चीजें बताई थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि नर प्रजनन तंत्र में जितने भी हम अंगों के बारे में पढ़ते हैं, वो शुरुआत में मैंने आपको प्राथमिक अंग बताया था, सहायक अंग बताए थे, इधर मैंने सहायक ग्रंथियां पढ़ाई थी, और बाह्य जनेंद्रिय वाला भाग बताया था। तो उनको बताने का रीजन क्या है?
क्योंकि डायरेक्ट वहां से इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा भाग नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अभी अभी मैंने नर प्रजनन तंत्र में यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको टेस्टिस के बारे में बताया है। ये मुख्य प्राथमिक अंग था यानी कि मुख्य अंग था, ये सहायक अंग था, ये सहायक ग्रंथियों में से था, ये फिलोपियन ट्यूब। इसके बारे में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा भाग नर प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो भैया इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 2016 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन इस तरीके से आपसे पूछे गए हैं आपके रेलवे एग्जाम में। तो पहली चीज तो ये है मेरे भाई, आपके हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, लिख लेना मेरे भाई, बहुत काम की चीजें हैं। अब देखो, अब समझते हैं। देखो, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये पेल्विक कैविटी में होता है, यानी कि श्रोणि भाग में होता है। अगर आप श्रोणि भाग में अच्छे से देखते हो तो आपको दोनों पैरों के बीच में ऊपर की तरफ सीसन दिखाई देता है और नीचे की तरफ एक थैलीनुमा लटकी हुई संरचना दिखाई देती है। जो थैलीनुमा लटकी हुई संरचना होती है, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें तो शरीर के बाहर थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है जिसे कहा जाता है स्क्रोटम। या तो स्क्रोटम कह दीजिए या फिर स्क्रोटल सेक कह दीजिए। इसे हिंदी में कहा जाता है वर्षण कोश। बोलो, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना आपको पेल्विक कैविटी में दिखाई देती है भैया, उसे कहा जाता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक। वर्षण कोश कहा जाता है उसे। और वर्षण कोश की जो अगर आप संरचना देखते हो तो कुछ आपको इस तरीके से लटकी हुई संरचना दिखाई देती है भैया, इस तरीके से। बोलो, इस तरीके से एक लटकी हुई संरचना दिखाई देती है। ये होता है आपका वर्षण कोश। क्या होता है? वर्षण कोश। स्क्रोटल सेक भी कह सकते हो या स्क्रोटम भी कह सकते हो। इसमें एक जोड़ी टेस्टिस उपस्थित होता है इसी स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक में। क्या होता है? एक जोड़ी टेस्टिस उपस्थित होता है। तो ये क्या है भैया? ये है आपका एक जोड़ी टेस्टिस यानी कि वर्षण। तो ये क्या है भैया? ये आपका टेस्टिस है, एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? संख्या में 2। एक जोड़ी का मतलब क्या होता है? वो संख्या में कितने होंगे? तो वो संख्या में होंगे भैया 2। इतनी बात क्लियर है? ये क्या है भैया? ये टेस्टिस है, ये वर्षण है। इतनी बात क्लियर है? तो इस टेस्टिस में, इस वर्षण में क्या होता है भैया? तो याद रखना, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यहाँ से आपके एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपका। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूँ, इस टेस्टिस की चौड़ाई की बात करूँ, तो इसकी चौड़ाई होती है भैया 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर। 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। और अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो 4 से 5 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है मेरे भाई। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उससे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो टेस्टिस होते हैं इनका तापमान कितना होता है भाई? इनका तापमान कितना होता है? इनका तापमान कितना होता है? तो याद रखना मेरे भाई, इनका तापमान होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। हमारा शरीर का तापमान कितना होता है? तो शरीर, आपकी जो बॉडी होती है ना, इस शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस से कम 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है। कम तापमान होता है। तो अगर आप 37 डिग्री सेल्सियस में से अगर 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस घटाते हो तो लगभग कितना आता है? 2 डिग्री घटाने पर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास आता है।
तो 34.5 से लेकर के 34.5 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस तक आप कह सकते हो कि भैया ये आपका जो टेस्टिस होता है, आपका जो वर्षण होता है, इस वर्षण का तापमान कितना होता है 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया हमारे शरीर का तापमान तो 37 डिग्री सेल्सियस है, इसका 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान क्यों है? क्योंकि भैया यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा है, और शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो आवश्यक तापमान है वो आवश्यक तापमान मेरे भाई कितना है? आवश्यक तापमान है भाई 34.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस। ये लगभग में है भैया, ये लगभग में। बोलो क्या ये बात क्लियर है या नहीं? बोलो ये बात क्लियर है या नहीं है? और ये जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ना मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट से आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? तो याद रखना ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है? ये दोनों है भैया आपके टेस्टिस। और कितने हैं ये 1 पेयर है, यानी कि संख्या में कितने हैं? संख्या में 2 है। एक ये रहा और दूसरा ये रहा। बोलो इसकी चौड़ाई कितनी है? 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 4 से 5 सेंटीमीटर है। इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें मेरे भाई शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इसका तापमान कितना होता है? हमारे शरीर के 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है, जो हमारे शरीर का तापमान होता है ना उससे कम। कितना होता है? 34.5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब ये जो टेस्टिस है ना, इसको काट करके देखते हैं, इसके एनाटॉमी करके देखते हैं कि किस तरीके से दिखाई देता है। इतनी बात क्लियर है? जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, यकीन मानना मेरे दोस्त कि जो टेस्टिस होता है, इस टेस्टिस का तापमान कितना होता है, इस टेस्टिस की लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है, ये कहाँ उपस्थित होता है कि नहीं? शुक्राणुओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। ये नर प्रजनन तंत्र का मुख्य अंग होता है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो भैया यहाँ पर ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बहुत सारे। इतनी बात क्लियर है? मैंने आपसे क्या कहा कि शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है, पेल्विक कैविटी में श्रोणि भाग में, जिसे स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कहा जाता है, जिसमें टेस्टिस उपस्थित होता है, एक जोड़ी संख्या में 2। इस टेस्टिस में, इस वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के निर्माण के लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है? शरीर का तापमान से 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होता है शुक्राणुओं के निर्माण के लिए। इस वजह से हमारे शरीर से बाहर होते हैं, इसलिए हमारे शरीर से बाहर होते हैं। इतनी बात के लिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया हमारे शरीर से बाहर क्यों होता है एक्चुअली में टेस्टिस, क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, ये बाहर है, इस वजह से इसमें शुक्राणुओं का निर्माण हो पा रहा है। तो शुक्राणुओं का निर्माण होता ही नहीं भैया। इतनी बात क्लियर है? चौड़ाई 2 से लेकर के 3 सेंटीमीटर, लंबाई 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं कह रहा हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी भैया। देखो टाइम देना पड़ता है यार, अगर रिवीजन कर रहे हो ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ ना भैया, तो कॉन्सेप्ट सिखाने का मतलब क्या है भाई? आपको एक एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताना है। वैसे टाइम नहीं है अब डिटेल में समझाने का, लेकिन करें क्या, कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। मैं चाहता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो मेरे भाई, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं भाई। अब देखो एनाटॉमी करके देखते हैं। अब इसकी एनाटॉमी करके देखते हैं, ध्यान से समझना मेरी बातों को, नहीं तो फिर पछताओगे भैया। क्या इसी तरीके से मैंने संरचना बनाई थी भैया? हम तो बड़ी बनाते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये क्या है? ये है भैया वो थैलीनुमा संरचना, इसे वर्षण कोश मैंने कहा। और इस वर्षण कोश में क्या उपस्थित होता है? इस वर्षण कोश में एक जोड़ी टेस्टिस उपस्थित होता है, यानी कि वर्षण उपस्थित होता है। इतनी बात क्लियर है? जब इनकी एनाटॉमी करके देखी जाती है ना भैया, जब इन्हें काट के देखा जाता है ना, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके से 200 से लेकर के 250 पालियां दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? 200 से लेकर के 250 वर्षण पालिका दिखाई देती है। ये क्या है भैया? ये आपको इस तरीके से कक्ष दिखाई देते हैं 200 से लेकर के 250 प्रत्येक टेस्टिस में। तो प्रत्येक टेस्टिस में कितने होंगे ये? तो प्रत्येक टेस्टिस में होते हैं मेरे भाई 200 से लेकर के 250। आप 250 कह सकते हो कि 250 होते हैं, मैं 250 से लिख देता हूँ। कितने होते हैं? देखो एक में 250 होते हैं
तो दूसरा में भी 250, यानी कि अगर ऐसे कक्षक इसमें 250 है तो इसमें भी 250 होंगे, और 250 और 250 मिलकर कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 500। और ये जो कक्षक होते हैं, इन कक्षकों को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है वर्षणपालिका। वर्षणपालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ध्यान से समझना, यहाँ से मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूँ, यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो मैंने क्या कहा कि जो टेस्टिस होता है, उस टेस्टिस को अगर आप काट करके देखोगे भैया, उसकी एनाटॉमी करके देखोगे, तो आपको इस तरीके से 250 कक्षक दिखाई देते हैं एक टेस्टिस में, एक वर्षण में। मैंने 3 ही बनाए यहाँ पर समझाने के लिए आपको, लेकिन कितने दिखाई देते हैं, 250 एक कक्षक। ठीक है, वो जो कक्ष होते हैं भैया, यानी कि एक टेस्टिस यानी कि एक वर्षण में से 250 कक्षक दिखाई देते हैं, और इन कक्षकों को क्या कहा जाता है, वर्षणपालिका कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहा जाता है। इसमें भैया आपको कुछ इस तरीके से प्रत्येक वर्षणपालिका में, प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल में इस तरीके से ऐसे बाहर निकली हुई नलिका दिखाई देती है। किसी में 2 दिखाई देगी आपको, किसी में 3 दिखाई देगी। 2 से 3 की संख्या में ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, इन कक्षकों में ये जो आपको नली दिखाई दे रही है, इन नली को कहा जाता है शुक्र जनक नलिका। इंग्लिश में कहा जाता है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है, सेमीफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। बोलो, यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं है, सबसे पहले तो मुझे बताओ, बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं है। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मैंने आपसे कहा कि ये वर्षण कोश है, थैलीनुमा संरचना। इसमें वर्षण उपस्थित होता है एक जोड़ी, एक ये और एक ये। प्रत्येक वर्षण में इस तरीके से 250 कक्षक दिखाई देते हैं। इन 250 कक्षकों को कहा जाता है वर्षणपालिका, टेस्टिकुलर लोब्यूल। प्रत्येक वर्षणपालिका में इस तरीके से 2 से 3 की संख्या में आपको क्या दिखाई देते हैं, 2 से 3 की संख्या में आपको दिखाई देते हैं भैया शुक्रजनक नलिका, यानी कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल। इतनी बात क्लियर। ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल होती है ना मेरे भाई, इसमें 3 कोशिका होती है। कितनी कोशिका होती है, इसमें 3 कोशिका होती है। पहली कौन सी है, तो पहली होती है जर्म सेल, और इस जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया कोशिका भी कहा जाता है। स्पर्मेटोगोनिया सेल भी कहा जाता है। और ये जो सेल होती है ना मेरे भाई, ये एक्चुअली में शुक्राणु का निर्माण करती है। ये एक्चुअली में शुक्राणु का निर्माण करती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कोशिका जो शुक्राणु का निर्माण करती है, वो होती है मेरे भाई जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया सेल। सिंपल सी बात है तो टेस्टिस में ही तो भैया ये नलिका है, शुक्रजनक नलिका। और इस शुक्रजनक नलिका में 3 प्रकार की कोशिका होती है। पहली होती है जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल, जिसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। रटना कुछ नहीं है मेरे भाई, दोबारा रिवीजन करवा दूंगा। दूसरी कोशिका कौन सी होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे तो जगह कम है ना, चलो मैं यहीं पे लिख देता हूँ। दूसरी जो कोशिका होती है वो होती है सर्टोली कोशिका, सर्टोली सेल, सर्टोली कोशिका। और ये सर्टोली कोशिका क्या करती है, ये पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, पोषण। अभी किसको पोषण देने का काम करती है, तो स्पर्मेटोगोनिया जो सेल होती है ना, इसको जो शुक्राणु का निर्माण करती है, उसको पोषण देने का काम करती है। इतनी बात क्लियर है। तीसरी कौन सी होती है मेरे भाई, तीसरी होती है लेडिंग सेल। और ये क्या करती है भैया, याद रखना मेरे भाई, ये जो सेल होती है ये मेल हार्मोन का निर्माण करती है। दिखाई दे रहा है आपको, किसका निर्माण करती है, मेल हार्मोन का। और उस मेल हार्मोन का नाम क्या है, उस मेल हार्मोन का नाम है टेस्टेस्टेरोन हार्मोन, टेस्टेस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, मेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, इन मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने का काम करता है, यानी कि उनकी वृद्धि करवाने का काम करता है। बोलो,
कोई चीज रटने की आवश्यकता पड़ी आपको? बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो वर्षण होता है उस वर्षण में ऐसे 250 कक्षक पाए जाते हैं प्रत्येक वर्षण में। तो 250 और 250 500 कक्षक हो गए दोनों वर्षण में, यानी कि दोनों टेस्टिस में। इन कक्षकों को कहा जाता है वर्षण पालिका, यानी कि टेस्टिकुलर लिब्यूल कहा जाता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लिब्यूल में 2 से 3 की संख्या में, 2 से 3 की संख्या में क्या उपस्थित होते हैं? 2 से 3 की संख्या में भैया इस तरीके से शुक्रजनक नलिका उपस्थित होती है, यानी कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल उपस्थित होती है। ठीक है मेरे भाई। और ये जो शुक्रजनक नलिका होती है, जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, इसमें 3 कोशिका पाई जाती है। पहली होती है जर्म सेल, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेल, जो शुक्राणु का निर्माण करती है। दूसरी होती है सर्टोली सेल, यानी कि सर्टोली कोशिका, जो पोषण प्रदान करने का काम करती है इन स्पर्मेटोगोनिया सेल को। तीसरी होती है लेडिंग सेल, जो मेल हार्मोन का निर्माण करती है। मेल हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उनकी ग्रोथ में सहायक होती है। पहले मुझे ये बताओ, यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? बताओ। देखो भैया, अगर चीज आपको समझ में आ गई ना मेरे भाई, थोड़ा सा देखो दिमाग तो खर्च करना पड़ेगा। मैंने भी खर्च किया है, मैंने भी घंटों बर्बाद किए इन चीज़ों के लिए, तब जा करके मेरे को याद हुई है। तो आपको भी याद होना जरूरी है मेरे भाई, तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो। क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपके एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। ठीक है, और लास्ट में मैं आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ भैया, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। पहले थ्योरी समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मिटा दो भैया इनको। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। ये भैया आपकी लेडिंग सेल मिट गई, जिसका काम क्या था? मेल हार्मोन का निर्माण करना। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ में सहायक होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। एक एक चीज के बारे में पढ़ना है भैया में। और दूसरी होती है भैया हमारी सर्टोली कोशिका, जो पोषण प्रदान करने का काम करती है। किसको? ये जो भैया जर्म सेल होती है, इस जर्म सेल को। ठीक है, ताकि वो शुक्राणु का निर्माण कर सके। इतनी बात क्लियर। और पहली होती है भैया जर्म सेल। ये जर्म सेल क्या करती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल भी कहा जाता है, जो शुक्राणु का निर्माण करती है। ठीक है, बोलो इतनी कहानी आपको समझ में आई या नहीं है? इतनी कहानी समझ में आ गई? किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये जो शुक्रजनक नलिका होती है ना, ये आगे जाकर के भी एक जाल का रूप ले लेती है। इस तरीके से जाल का रूप ले लेती है भैया, इस तरीके से ये जाल का रूप ले लेती है मेरे भाई, इस तरीके से ये जाल का रूप ले लेती है। देखो जाल बन गया ना यहाँ पे, लेकिन ये तो ये जो जाल बना है ना, इसे कहा जाता है रेटेटेस्टिस। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मेरे भाई रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस यानी कि वर्षण जालिका। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें वर्षण जालिका कहा जाता है। अब ये वर्षण जालिका क्या करती है? ये जो शुक्रजनक नलिकाओं में जो 3 प्रकार की कोशिका थी, जिनमें से जर्म सेल ने, स्पर्मेटोगोनिया सेल ने शुक्राणु का निर्माण किया था, तो उस शुक्राणु को ये जो रेटेटेस्टिस होती है ना, ये किसके पास पहुंचाती है? तो ये पहुंचाती है मेरे भाई, ऐसे बाहर की तरफ कुछ नलियां लगी हुई होती है। इन नलियों को कहा जाता है मेरे भाई वास एफ्रेंसिया, यानी कि शुक्रवाहिकाएं। इन नलियों को क्या कहा जाता है? इन नलियों को कहा जाता है शुक्रवाहिकाएं। इन नलियों को क्या कहा जाता है? इन नलियों को कहा जाता है शुक्रवाहिकाएं। तो ये जो रेटेटेस्टिस जो वर्षण जालिका होती है, ये भैया जो शुक्रजनक नलिकाओं से जो शुक्राणुओं को लेकर के आई है, तो कहाँ पहुंचाती है? वास एफ्रेंसिया, यानी कि शुक्रवाहिका तक पहुंचाती है। और आगे की तरफ जो वर्षण के जस्ट ऊपर की तरफ अगर आप संरचना देखते हो, तो इस तरीके से एक संरचना आपको दिखाई देती है। ठीक है, और ये जो संरचना होती है, ये ऊपर की तरफ होती है, आपके वर्षण के जस्ट ऊपर की तरफ। ये होती है मेरे भाई अधिवर्षण। ये होता है अधिवर्षण, यानी कि एपिडाइडमिस। इस एपिडाइडमिस में वर्षण जो होता है वो कुछ समय के लिए ठहरता है, यानी कि स्टोर होता है। और साथ ही साथ में भैया यहाँ पर शुक्राणु जो होते हैं वो परिपक्व होते हैं। क्या होते हैं?
मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, मैच्योर लिख सकता हूं मैं, मैच्योर परिपक्व होते हैं भैया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो, जो मैं आपसे कह रहा हूं वो बात को ध्यान से समझना कि ये क्या है, ये वर्षण पालिका है भैया 250, एक में 250 दूसरे में 250। इसमें शुक्रजनक नलिका है जिनमें शुक्राणु का निर्माण हुआ है। इसमें कोशिका थी ने एक जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनियस सेल कहा था, उसने शुक्राणु का निर्माण किया। फिर इन नलियों की सहायता से शुक्राणु जो होते हैं वो वर्षण जालिका तक पहुंच जाते हैं। वर्षण जालिका से जो शुक्राणु है वो वास एफरेंशिया तक पहुंच गए। ये देखो जाल बना, उसको तो कहा गया था रेटेटेस्टिस यानी कि वर्षण जालिका, है कि नहीं है? और ये जाल के बाद में जो एपिडाइडमिस तक पहुंच रही है वो होती है वास एफरेंशिया यानी कि शुक्रवाहिका, जो शुक्राणुओं को खा लेकर के जाती है, अधिवर्षण तक लेकर के जाती है। ऊपर की तरफ वर्षण के जस्ट ऊपर की तरफ अधिवर्षण होता है, जिसमें कुछ समय के लिए वर्षण ठहरता है, वर्षण नहीं शुक्राणु ठहरते हैं मेरे भाई, जिसमें शुक्राणु ठहरता है। और परिपक्व भी भैया यही होता है, जिसमें परिपक्व भी शुक्राणु यही होते हैं। और फिर अधिवर्षण से भैया, फिर अधिवर्षण से इस तरीके से एक नली और एक नली और निकली रहती है। क्या निकली हुई रहती है? एक नली और निकली हुई रहती है मेरे भाई अधिवर्षण से, एक नली हुई और निकली रहती है जो मूत्राशय तक जाती है, मूत्र मार्ग तक जाती है, मूत्राशय तक नहीं मूत्र मार्ग तक जाती है। और इसे कहा जाता है वास डेफरेंस, यानी कि शुक्रवाहक। ये दोनों अलग है। शुक्रवाहक जो होता है वो भैया अधिवर्षण से यानी कि एपिडाइडमिस से शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग तक लेकर के जाता है। ठीक है, और एक होता है भैया वास एफरेंशिया जो वर्षण जालिका से शुक्राणुओं को पहुंचाता है, अधिवर्षण तक पहुंचाता है। इन दोनों में फर्क है मेरे भाई। ठीक है, तो बोलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई या नहीं आई? मैं आपका एक बार और रिवीजन करवाता हूं भैया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो भैया, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई ना तो फिर को आपको कोई जरूरत नहीं है, फिर ये समझ लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको समझ में आ गया। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो यकीन मानना मेरे भाई, हमने एनाटॉमी की है। देखो ये रेटेटेस्टिस के बारे में मैंने आपको सहायक अंग बताए थे। एक तो रेटेटेस्टिस होता है, एक होता है वास एफरेंशिया शुक्रवाहिका, एक होता है अधिवर्षण, और नंबर 4 पर होता है वास डेफरेंस यानी कि शुक्रवाहक। ये हमारे सहायक अंग है। जो प्राथमिक अंग जो मुख्य अंग था वो कौन सा था? वो भैया टेस्टिस था आपका, है कि नहीं है? तो मैंने एक एक चीज के बारे में कहा था कि मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। देखो ये थैलीनुमा जो संरचना है इसे कहा जाता है वर्षण कोश, स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है? इसमें टेस्टिस यानी कि वर्षण उपस्थित होता है एक जोड़ी, ठीक है, जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। अगर आप इसकी एनाटॉमी करके देखते हो तो इसमें आपको 250 कक्षक दिखाई देते हैं इस तरीके से, है कि नहीं है? उन कक्षकों को कहा जाता है वर्षण पालिका यानी कि टेस्टिकुलर लिब्यूल कहा जाता है। प्रत्येक टेस्टिकुलर लिब्यूल में 203 इस तरीके की आपको शुक्रजनक नलिका दिखाई देती है। इसमें 3 प्रकार की कोशिका थी, जिनमें से एक थी जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया, जिन्होंने शुक्राणु का निर्माण किया। ठीक है, अब भैया ये जो शुक्रजनक नलिकाओं से ये नलिका आगे जाकर के जाल का रूप बना लेती है। तो जो जालीनुमा जो नली है उन्हें कहा गया है रेटेटेस्टिस यानी कि वर्षण जालिका। ये वर्षण जालिका क्या करती है भैया? शुक्रजनक नलिकाओं में जो शुक्राणु का निर्माण हुआ है उसे आगे पहुंचाती है। आगे किसके पास पहुंचाती है? तो वास एफरेंशिया शुक्रवाहिका के पास पहुंचाती है, जो ये जालीनुमा संरचनाओं से आगे भैया शुक्राणुओं को खापे पहुंचाने का काम करती है अधिवर्षण तक। ये वर्षण के जस्ट ऊपर की तरफ एक संरचना आपको दिखाई देती है, इसे अधिवर्षण कहा जाता है, एपिडाइडमिस कहा जाता है, जिसमें शुक्राणु कुछ समय के लिए स्टोर होता है और मैच्योर भी यहीं पर ही होता है। फिर भैया इस अधिवर्षण से एक मूत्र मार्ग की और एक क्या निकली हुई रहती है? एक नली निकली हुई रहती है, इसे वास डेफरेंस कहा जाता है, इसे शुक्रवाहक कहा जाता है मेरे भाई। इसे क्या कहा जाता है? शुक्रवाहक कहा जाता है, वास डेफरेंस कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्षण से मूत्र मार्ग तक शुक्राणुओं को लेकर जाने का काम कौन करता है? तो वास डेफरेंस करता है मेरे भाई, शुक्रवाहक करता है। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना, बस सिंपल सी चीज है। इतनी कहानी समझ में आ गई तो समझ लीजिए सबको समझ में आ गया। अब मैं आपको ग्रंथियों के बारे में बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आपका जो शुक्राणु का निर्माण हुआ है वो शुक्राणु अधिवर्षण से बाहर चला गया है, मूत्र मार्ग तक जा रहा है, यानी कि मूत्र मार्ग तक किसकी सहायता से जा रहा है? इस वास डेफरेंस की सहायता से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बीच में मूत्राशय आता है, मूत्राशय के पास में कुछ ग्रंथियां होती है जो भैया इस शुक्राणु के साथ में, जैसे कि
स्नेहक एक चिपचिपा पदार्थ का स्राव करती है, वो ग्रंथियाँ जो होती है। कुछ एंजाइम का स्राव करती है, कुछ कैल्शियम का स्राव करती है, कुछ फ्रक्टोज शुगर का स्राव कहने का मतलब स्राव करती है। जिससे क्या होता है, जिससे वो चिपचिपा हो जाता है और उसमें शुक्राणु में एनर्जी आ जाती है, वो गति करता रहता है भैया। अभी हम आपको सभी चीजें बताएंगे, पहले इतनी बात क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्षण से, वाश डिफरेंस की सहायता से जो शुक्राणु होते हैं वो भैया वर्षण से बाहर निकल गए हैं, अब ऊपर जाएंगे भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आ गया? ओके ठीक है। अब आगे ध्यान से समझना मेरी बातों को। मैं कह रहा हूं आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आपने ये क्लासेस अच्छे से पढ़ ली, अच्छे से देख ली, तो भैया मजा आ जाएगा। देखो ये चीज ऐसी है भैया, या तो समझ लो और समझोगे नहीं ना तो फिर भैया रटने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो उससे बेहतर है कि क्लास को 2 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में किसी के भी नहीं घुसती भैया दिमाग में। देखो अब वास्ट डिफरेंस की सहायता से वर्षण से यानी कि टेस्टिस से जो शुक्राणु है वो आगे निकल गए हैं। अब आगे जाकर के जो शुक्राणु होता है उन्हें ग्रंथियों से सामना होता है। वो ग्रंथि कौन कौन सी थी? तो पहली थी भैया सेमिनल वेसिकल, दूसरी थी भैया प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरी कौन सी थी भैया? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्रंथि है मेरे भाई। कितनी ग्रंथि है? ये 3 ग्रंथि है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में ऐसा कहा गया है कि बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड होती है ना, ये एक स्नेहक का निर्माण करता है, ठीक है। स्नेहक का मतलब लुब्रिकेशन का, चिपचिपा पदार्थ होता है भैया ये, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। उसके अलावा ऊपर की तरफ ये दोनों लिखी गई है, 12th क्लास के एनसीईआरटी की बात बता रहा हूँ। और इनके बारे में ऐसा कहा गया है कि भैया ये फ्रक्टोज शुगर है कि नहीं है, जो फल से भी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके अलावा एंजाइम है कि नहीं है, और उसके अलावा कैल्शियम, इन सभी चीज़ों का स्राव करती है। तो देखो फ्रक्टोज जो होता है ना वो शुक्राणुओं को गति देने का काम करता है। एंजाइम और कैल्शियम भी उपस्थित होते हैं। इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है भैया, है कि नहीं है। इसके अलावा सिट्रिक एसिड का निर्माण भी करती है। और सिट्रिक एसिड जो होता है ना वो शुक्राणुओं को गति देने का काम करता है। तो जब ये जो स्पर्म होता है यानी कि जो शुक्राणु होता है, वो शुक्राणु इन सभी चीजों के साथ में मिलता है, यानी कि स्पर्म जब फ्रक्टोज, एंजाइम, कैल्शियम, सिट्रिक एसिड और स्नेहक के साथ में मिलता है तो ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये सभी मिलकर के सीमन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? सीमन का निर्माण करते हैं, यानी कि वीर्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो सीमन में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से सीमन में क्या क्या होता है, तो फ्रक्टोज होता है, एंजाइम होता है, कैल्शियम होता है, सिट्रिक एसिड होता है और स्नेहक यानी कि लुब्रिकेशन होता है। ये सब चीजें, और इसके अलावा मेन तो है भैया स्पर्म। अब देखो ये चीजें क्यों 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 होती है भाई? ये जो ग्रंथियां होती है वो इन चीजों का स्राव करती है, फ्रक्टोज का, एंजाइम का, कैल्शियम का, सिट्रिक एसिड का, स्नेहक का। क्यों स्राव करती है? ताकि भैया जो स्पर्म है ये फीमेल के जेनिटल एरिया तक आराम से पहुंच सके, नहीं तो बीच में ही भैया उसे बीच में ही नष्ट हो जाएगा ये स्पर्म। और अगर नष्ट हो गया तो भैया फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। अंडाणु और जो शुक्राणु है वो आपस में नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो भैया नए जीवों का निर्माण नहीं होगा, है कि नहीं। तो शुक्राणुओं को आसानी से पहुंचाने के लिए ये जो ग्रंथियां होती है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल जो ग्लैंड होती है, ये ग्रंथियां जो होती है मेरे भाई, ये शुक्राणु को फीमेल के जेनिटल एरिया तक पहुंचाने के लिए भैया इन चीजों का स्राव करती है। और ये सब चीज मिलकर किसका निर्माण करती है? सीमन का, वीर्य का निर्माण करती है। इतनी बात क्लियर है। अब 2 चीजें और इंपॉर्टेंट है, उनको और ध्यान रखना है। एक होता है मूत्र मार्ग। याद रखना मूत्र मार्ग जो होता है ये एक उबेनिस्ट मार्ग होता है। ये एक उबेनिस्ट मार्ग होता है जिसकी सहायता से यूरिन यानी कि आपका मूत्र और आपका वीर्य यानी कि सीमन, ये शरीर से बाहर निकलता है। यानी कि अगर आपसे मूत्र के बारे में और वीर्य के बारे में अगर कोई कॉमन मार्ग पूछे तो वो कौन है? वो मूत्र मार्ग है भैया, वो मूत्र मार्ग है,
ठीक है। तो मूत्र मार्ग से ही यूरिन बाहर निकलता है और सीमन भी इसी रास्ते से बाहर निकलता है, तो ये एक उभयनिष्ठ मार्ग हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको सीसन के बारे में और बता देता हूँ, पेनिस के बारे में और बता देता हूँ। देखो, ये एक मांसपेशीय अंग होता है। ये क्या होता है? ये एक मांसपेशीय अंग होता है, ठीक है। इसका आगे वाला जो भाग होता है, इसका आगे वाला भाग, आगे वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है? उसे सीसन मुंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीसन मुंड कहा जाता है, ठीक है। आगे वाले भाग को क्या कहा जाता है? सीसन मुंड कहा जाता है। इसके ऊपर एक ढीली त्वचा होती है, इसके ऊपर एक ढीली त्वचा होती है मेरे भाई, और जो ढीली त्वचा होती है उसे कहा जाता है अग्रछद। क्या कहा जाता है? अग्रछद कहा जाता है। मांसपेशीय अंग है, इसके आगे वाले सिर को या आगे वाले भाग को सीसन मुंड कहा जाता है। इसके ऊपर जो ढीली त्वचा होती है उसे अग्रछद कहा जाता है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में भाग लेता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स, इसका मतलब होता है संभोग में भाग लेता है भैया। कौन? ये सीसन यानी कि पेनिस। और याद रखना, यूरिन को और जो सीमन होता है इसको यानी कि वीर्य को, दोनों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य, शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है मेरे भाई? ये सीसन ही करता है। तो ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कहाँ उपस्थित होती है? तो ये मूत्राशय के नीचे उपस्थित होती है, याद रखना। जो मूत्राशय होता है उस मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, ये याद रखना। ये आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है? बोलो, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ भैया आपके स्क्रीन पर, जिनके आंसर आपको देने हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक सारी कहानी समझ में आ गई आपको? ओके भैया। देखिए भैया, ये आपकी स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भैया, इन क्वेश्चनों को कराने से पहले, कि जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच जिसकी शुरुआत मैंने 1 फरवरी से की थी, ये स्पेशली बैच रेलवे वाले बच्चों के लिए है। इसमें मैं 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर वाइज करवाए हैं। जूलॉजी कंप्लीट है पूर्ण रूप से, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम बचा हुआ है। और बायोलॉजी के भी बहुत सारे चैप्टर है, बायोलॉजी के 2-4 चैप्टर और बचे हुए हैं, वो भी मैं आपको जल्द करवा दूंगा। इतनी बात क्लियर है? तो जनशताब्दी एक्सप्रेस बैच में जितने भी क्लास है जाकर के देख लेना भैया। 30-30, 35-35 मिनट की, 20-20 मिनट की, ऐसी छोटी छोटी सी क्लासें हैं, थोड़ी बहुत कुछ बड़ी भी है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एएलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबीजे हो, आरपीएफ हो, सभी एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखे हैं। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है, इसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको भैया बहुत अच्छे से करवाए हैं। तो वहाँ जाकर देख लेना भैया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे क्लास बहुत बड़ी हो चुकी है, फटाफट आपका रिवीजन करवाना है, क्योंकि भैया हमारे पास इतना समय नहीं है। लेकिन आप रेगुलर वीडियो देखिए, आपको जरूर कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। तो देखो, जो हमने पढ़ा उसी में से ही है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, वर्षण है, आप सभी को पता है। दूसरा क्वेश्चन, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? मेरे भाई वर्षण में ही होता है, आप सभी को पता है। पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं? मेरे भाई 2 होते हैं, आप सभी को पता है। किसके द्वारा शुक्राणु वर्षण से बाहर जाते हैं? किसके द्वारा जाते हैं भाई? वाश डिफरेंस की सहायता से जाते हैं। वाश डिफरेंस की सहायता से जाते हैं। मैंने आपको बताया था मूत्र मार्ग तक जाते हैं भैया। तो वर्षण से बाहर जाते हैं ना शुक्राणु, वो वाश डिफरेंस शुक्रवाहिका की सहायता से जाते हैं। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़ करके, ये शुक्रवाहिका, ठीक है, सामान्य मार्ग का निर्माण करती है। उसे क्या कहा जाता है? उसे मूत्र मार्ग कहा जाता है भैया। मैंने आपको बताया था कि मूत्र मार्ग जो है वो एक उभयनिष्ठ मार्ग है, जिससे यूरिन भी बाहर निकलता है और सीमन भी बाहर निकलता है। ये सभी क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है भैया। मैंने जल्दीबाजी में क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, वैसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पूछे गए हैं, ठीक है। पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैं हर रोज मैं कम्युनिटी पोस्ट में 10 क्वेश्चन डालता हूँ, याद रखना। सुबह 4 बजे हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, रात को 10 बजे तक चलते हैं। सुबह 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर दिन में 2 बजे, फिर 4 बजे, 6 बजे शाम को, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे। 10 क्वेश्चन डालता हूँ। अभी फिलहाल मैं किस चैप्टर के डाल रहा हूँ भैया, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है यार, तो मैं भूल जाता हूँ।
हाँ, एंडोक्राइन सिस्टम वाले चैप्टर के मैं आपको डाल रहा हूँ भैया। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है मेरे भाई। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहा हूँ भैया, जो आपसे रेलवे में पूछे गए। रोज के 20 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आपके एग्जाम के पहले पूरे क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सभी चैप्टरों की पीडीएफ मिल जाएगी, सभी चैप्टरों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएंगे। आज मैंने भैया ब्लड ग्रुप से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ए पॉजिटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए पॉजिटिव किससे ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव किसको ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव किससे ब्लड दे सकता है, सभी क्वेश्चन डाले थे भैया। बी से बी के डाले थे, बी पॉजिटिव किसको दे सकता है, बी पॉजिटिव किससे ले सकता है, बी नेगेटिव किसको दे सकता है, बी नेगेटिव किससे ले सकता है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा। वहाँ पर 2-4 चैप्टरों की पीडीएफ भी पड़ी हुई है, जैसे जैसे आपके चैप्टर समाप्त होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको पीडीएफ डालता जाऊँगा भैया। मेरे भाई चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। अगर आपको और भी डिटेल में जानना है, अगर आपके पास समय है, अगर आपके वो सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना भैया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, जनशताब्दी एक्सप्रेस में रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन्हें जरूर देख लेना भैया, मजा आ जाएगा। सारा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर थ्योरी भी पढ़ा रखी है और सारी चीजें पढ़ा रखी है। मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना भाई। बाय बाय।